Hello बच्चों, I am CA Parag Gupta and I welcome you all into my RKG family. सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने हमारी क्लासेस को ज्वाइन करा और अब आपकी क्लास 12th की जो तैयारी है वो बिल्कुल एक नए सिरे से अच्छे सिरे से मेरे साथ शुरू हो जाएगी। आने वाली सारी की सारी वीडियो सारी की सारी पढ़ाई जो है बच्चों को आपकी थ्रू आउट द ईयर चलती रहेगी, यानी कि पूरे साल मेरे साथ चलती रहेगी। और मुझे बिल्कुल इस समय ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे मेरे सामने बैठे, मैं आप ही को देख रहा हूँ, यस यू आपको देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको मैं फेस टू फेस ही पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा सेशन रहेगा 2020-21 वाला, यानी कि जो बच्चे इस साल अभी 12th में आए हैं उन बच्चों के लिए, अगले साल के लिए। और बिल्कुल हमारी क्लासेस ये बच्चों पेन ड्राइव क्लासेस नहीं होंगी, आप ध्यान रखना। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, ये कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, बिल्कुल ये आज ही का दिन है 24 मार्च 2020 हमने अपना नया सेशन शुरू करा है और ये हम साल भर, पूरे साल, जब तक आपके 2021 में बोर्ड्स नहीं हो जाते तब तक हम ये करते रहेंगे। पढ़ाई चलती रहेगी, सब कुछ होगा, टेस्ट्स होंगे, लाइव डाउट सेशंस होंगे, मटेरियल्स मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी और क्लास के अंदर खूब 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 सारे क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। तो बच्चों अब आपकी नई वीडियो स्टार्ट होने वाली है, तो अपने इस नए सेशन का आप अच्छे से आनंद उठाइए। ऑल द तो बच्चों आज की क्लास जो हमारी है वो बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। आप सभी बच्चे क्लास 12th में आए हैं और हम शुरू करेंगे अपना नया सब्जेक्ट अकाउंट्स का। इसमें सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि ये पूरा सब्जेक्ट जो है इस साल क्लास 12th में बहुत ही ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू क्लास 11th। तो बच्चों सबसे पहले आप सभी बच्चों को कुछ बातें मैं बताऊंगा, वो सब बच्चों को बातें ध्यान से सुननी है, उसको फॉलो करना है। तो पहले हम अपनी चर्चा कुछ ऐसी करने वाले हैं जो हमारी क्लासेस को शुरू करने से पहले बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि आप अकाउंटेंसी के लिए 2 रजिस्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ जब हम पढ़ाई करेंगे पूरे साल तो आपको 2 रजिस्टर्स मेरे साथ साथ प्रिपेयर करने हैं। एक रजिस्टर का नाम होगा हमारा कॉन्सेप्ट रजिस्टर और दूसरे रजिस्टर का नाम होगा हमारा प्रैक्टिस रजिस्टर। दोनों रजिस्टर्स बनाने का क्या पर्पस है, क्यों हम 2 रजिस्टर्स बनाएंगे अलग अलग। कॉन्सेप्ट रजिस्टर्स जो होता है बच्चों वो हमारा होता है जिसमें हम किसी भी चैप्टर का जो मेन एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, या उसका आप कह लीजिए जो पूरा एक क्रक्स है, समरी है, वो नोट डाउन करते हैं, या ट्रीटमेंट्स हैं वो नोट डाउन करते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम से पहले आपको सारे 100 200 क्वेश्चंस नहीं करने रिवाइज, वो तो आप पहले ही प्रैक्टिस कर लोगे। एग्ज़ाम से पहले सिर्फ आपको अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर को बार बार गो थ्रू करते रहना है। तो हमारा मेन पर्पस जो है वो एक रजिस्टर अलग से प्रिपेयर करने का है जिसका नाम होगा कॉन्सेप्ट रजिस्टर। और दूसरा रजिस्टर जो आप प्रिपेयर करोगे उसका नाम है प्रैक्टिस रजिस्टर, जिसके अंदर जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्लस उनका सॉल्यूशंस जो होगा या जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा वो सारा का सारा आप करोगे अपने प्रैक्टिस रजिस्टर के अंदर। तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट रजिस्टर तो पूरे साल में एक ही बनता है क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक रजिस्टर के अंदर आ जाता है। बाकी प्रैक्टिस रजिस्टरों की कोई सीमा नहीं है, तो वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये बच्चों कि अब हम पढ़ाई जो शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको 2 रजिस्टर्स अपने साथ बना के चलने हैं डेली। इसके बाद बच्चों दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि आपने अब RKG इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है और अब आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो अपने दिमाग से किसी भी तरह की चिंता, डर और इन सारी बातों को हटा देना है और आपको जितना मैं करवा दूंगा उसको 100% डिवोशन के साथ फॉलो करना है। और क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, 11 से प्रमोट होकर 12th में आए हो, तो कुछ बातें आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी कि आप अपने होमवर्क को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह टाइम से करोगे, डेडिकेटेडली करोगे। जो भी होमवर्क के डाउट्स आएंगे वो मैं आपके खुद क्लियर करूँगा,
उसमें जो भी सॉल्यूशंस आपसे नहीं हो रहे होंगे वो मैं आपको सब करवाऊंगा। तो लेकिन आपको अपना 100% डिवोशन लगाना है, थोड़ी सी मैच्योरिटी रखनी है, होमवर्क को टाइम से करते रहना है साथ साथ, और जो भी हमारा क्लास वर्क हुआ करेगा उसको कोशिश करनी है कि रिवाइज हमेशा करें। और अकाउंटेंसी में आपको ये हैबिट शुरू से डालनी है कि ये आप डेली पढ़ेंगे। किसी भी दिन आपको अगर ये फीलिंग आ गई कि भाई मुझे तो अकाउंटेंसी में सारा आता है, या आज जो सर ने पढ़ा है वो तो मुझे सब कुछ पहले से आता है, तो बस वहीं पर आपको अपना एक थप्पड़ मारना है गाल पे खींच के। ये आपको, क्योंकि सोचना ये जो है ये पाप है, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, तो डेली इसका मतलब पढ़ना ही पड़ेगा बस। बाकी सारी जो भी टेंशन्स हैं वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, ठीक है ना। मान लो ये मैं हूँ, तो आपकी जो भी इसके अलावा पढ़ाई से रिलेटेड अकाउंटेंसी की जो टेंशन है वो सब आप मुझे दे देना, बस वो मेरे ऊपर छोड़ देना। जो कराना है, जब कराना है, जैसे कराना है वो मैं खुद आपको पूरा करवाऊंगा, वो मेरी टेंशन है, ठीक है। बोर्ड तक मैं आपको लेके जाऊंगा इस टारगेट के लिए, तो आपको अपनी सारी टेंशन मुझको दे देनी है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि क्या, क्यों, कैसे, कब। तो अगर मैंने कह दिया कि भाई रात के 1 बजे छत से कूद जाओ, तो बस आप कूद जाना, उसमें कुछ ये मत सोचना कि सर ने ये क्यों कहा। तो सारी टेंशन मुझे दे दो, बाकी जो मैं बोलता रहूँगा वो पूरा फॉलो करते रहना, ठीक है सर। तो बच्चों, आज आप एक रजिस्टर जो अपने साथ में लेके बैठे हो, अब उस रजिस्टर का नाम आज से हमारा हो गया कॉन्सेप्ट रजिस्टर, ठीक है। तो जो रजिस्टर आपने अभी ले रखा है, नाउ दैट रजिस्टर इज योर कॉन्सेप्ट रजिस्टर। आज हमारे दूसरे रजिस्टर का कुछ भी यूज़ नहीं है, क्योंकि आज की जो हमारी स्टडी है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट में ही हमारी आज की बातें ख़त्म हो जाएंगी। तो आपके पहले रजिस्टर को मैंने आज कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनवा दिया। तो सबसे पहले पेज पर पहले आपने अपना सुंदर नाम लिख लिया होगा इस रजिस्टर पर। तो जो भी इस रजिस्टर का आपका पेज 1 है, पहला पेज जो है, उस पेज पर सबसे पहले जो मैं एक एक्सरसाइज करवाता हूँ यहाँ पर भी अपने सभी बच्चों को, वो अब आपको भी करनी है। इस पेज पर आपको सबसे पहले बड़ा बिल्कुल पहले पेज पे जैसे ही रजिस्टर खुलेगा, इस पेज पर सबसे पहले आपको बड़ा बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखना है टारगेट, जिसको आप अपना ऑब्जेक्टिव या गोल भी कह सकते हो। और उसके नीचे आपको बड़ा लिखना है कि आपका क्या टारगेट है अकाउंटेंसी में, कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। आपको अपना टारगेट लिखना है। ऐसा नहीं है कि मेरा टारगेट देखकर चेप लो कि हा सर लिख रहे हैं अब हम भी ये चेप लेंगे ना। आपको अपना टारगेट लिखना है। किसी को लगता है मैं तो 40 नंबर लाना चाहता हूँ, तो वो लिख लेगा 40। किसी को लगता है मैं 60 नंबर लाना चाहता हूँ, वो लिख लेगा 60। तो जिसको जितना लग रहा है वो अपना अपना टारगेट लिख लेना अपने लिए। तो मैं कभी इसको आपको चेक तो करूँगा नहीं, ये आप ही के पास रहेगा, लेकिन आपको अपने लिए इसको लिखना है बड़ा। मैंने भी अपना लिख लिया और आप भी अपना लिख लेना। हाँ, तुम भी लिखो बच्चों। अरे तुम्हें भी लिखना है नालायक। वो इधर उधर वो कह रहा मैं नहीं लिख रहा, वो सोच रहा है शर्म आ रही है, मम्मी देख लेंगी। लिखो, सबको लिखना है। पहले पेज पे बड़ा लिखना है, ताकि कभी भी कोई आपका ये रजिस्टर खोल ले तो पहले पेज पे ही उसको वो देख के आपको भी हंसी आ जाए कि ये क्या लिखा है। तो पहले पेज पे ये लिख लिया। चलो, अब इसके बाद जो बातें हम आज डिस्कस करेंगे वो बातें आप साथ साथ बिल्कुल नोट्स बनाते रहिए, नोट करते रहिए। बच्चों, ये जो आपका पेपर है जो हम पढ़ेंगे, ये है टोटल 100 मार्क्स का, ठीक है। आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से साथ साथ नोट कर लेना। ये पूरा एंड तक चलेंगी, अनलेस एंड अनटिल मैं कोई चेंज करवाऊं अकॉर्डिंग टू CBSE। 100 नंबर कैसे लाए जाएंगे? 100 नंबर लाने के लिए आपको 80 मार्क्स का तो बोर्ड्स का 3 घंटे का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके लिए हम सारी स्टडी करेंगे अपनी क्लास में, जिसके लिए आपने क्लासेस ज्वाइन करी हैं बेसिकली। और 20 मार्क्स जो हैं वो आपके अलग से प्रोजेक्ट के होंगे, जिस पर मैं बताता हूँ कैसे वो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो बेसिकली 100 नंबर जो हैं वो आपको 3 घंटे का 80 नंबर का पेपर और 20 नंबर का कुछ और करने पर मिलेंगे।
इस 20 नंबर की मैं बात पहले कर लेता हूं बच्चों। इसके अंदर आपको 4 नंबर के लिए तो एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ये एक प्रोजेक्ट फाइल होती है जो आपके स्कूल वाले आपको बताएंगे कि क्या प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, कब तक बनाना है। तो ये 4 नंबर आपके पक्के, क्योंकि प्रोजेक्ट आप बनाओगे ही और 4 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद 4 नंबर का होगा आपका वाइवा। एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, वो आपके प्रोजेक्ट फाइल को देखेगा और उसमें से 1-2 सवाल जवाब करेगा आपसे, जिसमें आप चैंप हो, और वाइवा में जवाब देकर आपके 4 नंबर ये पक्के। उसके बाद 12 नंबर का आपका 1 घंटे का एक रिटन टेस्ट होगा। वो रिटन टेस्ट आपके अपने स्कूल में ही होता है 1 घंटे का, जिसके अंदर 2-3 कुछ चैप्टर्स आते हैं बहुत ही छोटे छोटे से, आसान से। तो इसमें मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ कि ये आपके 12 नंबर जो हैं ये बिल्कुल 100% कन्फर्म्ड होते हैं। ये बिल्कुल 100% कन्फर्म्ड होते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पर बोल नहीं सकता, लेकिन आप बस ये मान लो कि सर ने बोल दिया है कि 100% कन्फर्म, मतलब कि 100% कन्फर्म्ड होते हैं। तो 12 नंबर आपके ये पक्के। तो आज ही आपको मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर ही 20 नंबर आपके मैंने पक्के करवा दिए। तो 20 नंबर तो आप ले आए। अब रहा सवाल 80 नंबर का कि ये 80 नंबर सर कैसे मिलेंगे, इसके अंदर क्या बातें होती हैं। ये 80 नंबर में भी कुछ बातें हैं या ये भी बिल्कुल आज ही कंफर्म हो जाएंगे? तो मेरी तरफ से तो ये आज ही कंफर्म्ड हो जाएंगे। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी आप मेरे साथ साथ नोट कर लेना। ये बच्चों बिल्कुल CBSE ने दे रखा है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। 10 नंबर का तो एक यूनिट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 10 नंबर का ये यूनिट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद 30 नंबर का 30 मार्क्स का एक यूनिट है पार्टनरशिप। 30 मार्क्स का एक यूनिट है पार्टनरशिप। उसके बाद 20 नंबर की आपकी होगी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ये फिक्स है। तो कितने हो गए जी? 10 और 30 40 और 20 60, और रिमेनिंग 20 नंबर जो हैं उसकी होगी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर अगर थोड़ा सा, चलो छोड़ो बाद में बता दूंगा, 12 नंबर और 8 नंबर की अलग अलग वेटेज भी होती है। खैर मोटा मोटा यूनिट वाइज अभी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो इससे बेसिकली क्या आइडिया लगता है बच्चों की, जब आप अपनी तैयारी करते हो ना, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन हुआ? ये हुआ। ये आपको 30 नंबर का पूरा यूनिट, ये फिक्स है बच्चों, ये CBSE की तरफ से फिक्स है कि आपको पार्टनरशिप के यूनिट से 30 नंबर का टोटल वेटेज मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हुए वो ये दोनों, क्योंकि ये दोनों 20 नंबर के हैं। और यहाँ आपको लगेगा मैं एक तारा बनाऊंगा ना, यहाँ तो 4 तारे हैं। तो ये शक्ल से लग रहा है कि सर यहाँ पे तो खाली 10 ही नंबर हैं, तो इसमें 4 तारे क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा और है 10 नंबर देने वाला। भाई आप ऐसे समझ लो कि आपको इतना पढ़ाई करनी है और मिलेंगे 10 नंबर, और आपको इतनी पढ़ाई करनी है तो मिलेंगे 30 नंबर। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो ये नहीं है, वो ये है। दुनिया जो है वो इस पे पहले भागती रहती है, अपना पूरे साल में से 6 महीने वो इसी पे लगा देती है, और फिर पता चला ये ढंग से ना ये हुआ ना ये हुआ, और ये तो बेचारा छूट ही जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, आप होशियार बच्चे। ठीक है सर। अच्छा जी, अब आप बच्चों को हो सकता है कि आपके स्कूल में TS ग्रेवाल किताब लगवाई गई हो सकता है आपके स्कूल में DK गोयल वाली किताब लगवाई गई हो, या हो सकता है किसी के स्कूल में शायद कोई और किताब लगवाई गई हो। ठीक है जी। तो ये क्वेरी अब हमेशा हमेशा के लिए अपने मन से निकाल देना। बोर्ड्स का पेपर ना तो इससे आएगा, ना इससे आएगा, ना उससे आएगा। ये सब किताबें रिफ्रेशर बुक्स होती हैं।
जिनका पर्पस ये होता है कि बच्चे की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि पेपर का कैसा मर्जी क्वेश्चन आए वो उसको अच्छे से कर पाए। खैर, तो बच्चों आपको मैं 2 बुकलेट्स प्रोवाइड करूंगा। एक होगी पार्ट 1 40 मार्क्स की और एक होगी पार्ट 2 वो भी 40 मार्क्स की। इस बुकलेट के अंदर क्या मज़ेदार बात है कि इस बुकलेट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। पार्ट 1 मेरे पास है, मैं अभी दिखा देता हूं। ये पार्ट 1 आप देख रहे हो बच्चों, क्लास 12 अकाउंटिंग पार्ट 1। तो इस बुकलेट की ये खासियत है कि इस बुकलेट के अंदर ये देखो, इस बुकलेट के अंदर जो कंटेंट्स हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 चैप्टर्स मैंने डाले हैं। और अगर मैं अपने इस ब्रेकअप की बात करूं तो इस पार्ट 1 वाली बुकलेट के अंदर मैंने ये 10 नंबर का एनपीओ और 30 नंबर की पार्टनरशिप ये कवर कर रखी है। तो बेसिकली जो आपको ये बुकलेट मिलेगी इसके अंदर आपका 40 नंबर का बोर्ड्स की कवरेज हो जाएगी, ये वाली, ये दोनों। और इसी तरह आपको मिलेगी पार्ट 2। तो इसके अंदर बच्चों, अभी से दिखा के डरा नहीं रहा मैं, इसके अंदर आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्चुअल सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे। ओ गॉड सर, ओ गॉड, ये सब करेंगे हम। ओ माय गॉड। तो इस दोनों बुकलेट के अंदर, इन दोनों बुकलेट्स के अंदर आपकी जो कवरेज है उसमें आप ध्यान रखना, ऑटोमेटिकली ये भी कवर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये भी कवर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बोर्ड्स के क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कवर हो जाएंगे। ये इस हिसाब से डिज़ाइन करी गई है बुकलेट। और इसके अंदर आपके सारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कवर हो जाएगी और फिर पेपर में आपके फुल में से फुल मार्क्स आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है अपनी तैयारी करने से पहले, ताकि जिस जंग पर हम निकल रहे हैं उस जंग में किस तरह से दुश्मन आएंगे, किस तरह से हम दुश्मनों से निपटने की तैयारी करेंगे, वो सब हमारे पास हथियार क्या हैं, उन सब बातों पर हमने चर्चा कर ली। ठीक है, यहाँ तक ओके? ये नोट कर लिया, ये नोट करना है बच्चों। अगर बाय चांस नोट नहीं करा तो वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लेना, फिर नेक्स्ट पेज पे आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में सब इधर उधर परेशान होंगे, इससे पूछोगे, अफवाहों में जाओगे, दोस्तों से पूछोगे। तो अभी लिख लो, हेडिंग बना लो, क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट। क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा? क्या बात है सर, क्वेश्चन पेपर भी आ गया, आज ही बोर्ड्स की तैयारी भी हो गई। तो क्वेश्चन पेपर जो है वो कैसा आएगा, आपको शायद पता ही नहीं हो कि आपका बोर्ड्स का पेपर कैसा आएगा। तो आपके बच्चों जी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक होंगे एक एक नंबर के छुटकू छुटकू क्वेश्चंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 होगा, वो होगा 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है सर, ये भी हम कर लेंगे। उसके बाद 15 16 17 18 ये होंगे 4 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है सर, ये भी हमारे पक्के। उसके बाद 19 20 2 क्वेश्चन होंगे 6 नंबर के। ठीक है सर, 12 नंबर ये पक्के। उसके बाद 21 22 2 क्वेश्चन होंगे 8 नंबर के। ठीक है सर, 16 नंबर ये पक्के। तो कितने नंबर पक्के, कितने नंबर पक्के? 60 नंबर पक्के। अब कहीं बच्चे नालायक सर खुजला रहे हैं, वो देखो वो बाल नोच रहा है, कह रहा है 60 नंबर, ये कैसे सर 60 नंबर, हमें नहीं समझ आई बात। तो बच्चों 13 क्वेश्चन 1 नंबर के, तो हो गए 13 नंबर। एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो हो गया 3 नंबर, तो 13 और 3 16। उसके बाद 4 क्वेश्चन 4 नंबर के 16, तो
तो 16 और 16 32। उसके बाद 2 क्वेश्चन 6 नंबर के यानी 12 यानी 44, और 2 क्वेश्चन 8 नंबर के यानी 16, तो 44 और 16 60 नंबर। तो टोटल 60 नंबर के लिए आप पहले 22 क्वेश्चन करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये फिर से शुरू हो जाएंगे 1 नंबर के। फिर क्वेश्चन नंबर 30 ये होगा 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 31 ये होगा 4 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 32, थैंक गॉड, आखिरी क्वेश्चन अकाउंट्स के पेपर का, ये होगा 6 नंबर का। ये फिक्स होता है, एक चैप्टर आएगा बाद में पढ़ेंगे, कैश फ्लो। और ये हो गया टोटल 20 मार्क्स की कवरेज। तो कुल मिला के इस तरह का बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का पेपर आप देखोगे। तो पहले से ही आपके कॉन्सेप्ट रजिस्टर में बनवा दिए। बच्चे साल के अंत में इधर उधर ढूंढते रहते हैं कहाँ जाएं, टीचर का सर खाओगे। तो आपने पास पहले से ही बना के रख लिया कि भैया ये मेरा सिलेबस है, ये मेरी तैयारी करने का तरीका है, ऐसे मुझे 80 नंबर मिलेंगे, मेरा पेपर ऐसे आएगा, मैं पहले से ही प्रिपेयर हूँ। तो ये मैंने आपको सारा क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट भी बनवा दिया और ये मैंने आपके साथ सारी कहानी भी डिस्कस कर ली। चलो ठीक है सर। तो अब आप आ जाओ बस मेरे साथ एक नए ताज़े पेज पर, ताकि पढ़ाई जो है वो शुरू करी जा सके। तो बच्चों, आपको स्कूल में क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपनी पहली बुकलेट की तैयारी करना शुरू करेंगे और मैं आपको चैप्टर 1 यानी कि पार्टनरशिप फंडामेंटल्स यहाँ से करवाऊँगा तैयारी सबसे पहले शुरू। तो हम हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। आज की सारी बातें बस कॉन्सेप्चुअल होंगी। अगली क्लासेस के अंदर आप अपना प्रैक्टिस रजिस्टर भी साथ में लेके बैठना। तो चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो इसका नाम लिख लो आप, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो सर ये क्या चैप्टर है, ये अब हम 12th में आ गए हैं, अब ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो बच्चों जी, जैसे अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ तो ध्यान से सुनना। जब आप छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, आज से 4-5 साल पहले क्लास 11th के अंदर, तो आपने पढ़ा था कि भाई एक सोल प्रोप्राइटर होता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला व्यापार करता है। तो आपने उसकी अकाउंटिंग करना सीख लिया था। एक चैप्टर पढ़ा था आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आप उसका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी बैलेंस शीट बनाना सीख गए थे, आप चैंप हो गए थे। अब क्योंकि व्यापार बढ़ गया, अब वो अकेला तो काम नहीं कर सकता इतने बड़े बिजनेस में, तो उसके दोस्त भी उसके साथ जुड़ गए, आ जाओ भाई आ जाओ, और ये बन गए अब एक पार्टनरशिप में फॉर्म, ये जिसको आप अभी फ़िलहाल पार्टनरशिप कह लो। तो ये एक ऐसे रिलेशन में आ गए जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो जैसे ही आप बड़े हुए, आप क्लास 12th में आए, 11 से 12th में आए, वैसे ही इस अकेले व्यक्ति का भी व्यापार बड़ा हो गया। तो सोल प्रोप्राइटर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया 11th में। अब आपको ये सीखना है कि मुंशीगिरी इनकी कैसे की जाएगी, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। तो इनकी अकाउंटिंग पर ही पूरे 12th में आपको 30 नंबर का पूरा वेटेज, 30 नंबर की सबसे बड़ी वेटेज इसी की अकाउंटिंग में रखी गई है, जिसके अंदर आप धीरे धीरे, पहले आप अभी इस चैप्टर में तो फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो, फिर धीरे धीरे और बाकी के चैप्टरों में और बाकी की बातें आप सीख जाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके 12th में। अब आप 12th में आ गए हो, तो अब आपको पार्टनरशिप से शुरू करना है। तो मैं आपको जो भी बातें लिखवाऊंगा वो आपको लिखनी है। बाकी इसके अलावा आपको बच्चों एक थ्योरी की बुकलेट अलग से मिलेगी, ठीक है ना। थ्योरी बुकलेट के अंदर आपको हर तरह की थ्योरी, 100% थ्योरी कवरेज हो जाएगी। तो आपको किसी भी बुक से या कहीं से भी कुछ और थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस जितनी एसेंशियल थ्योरी है वो मैं लिखवाऊंगा और बाकी थ्योरी आपको थ्योरी बुकलेट में कवर हो जाएगी।
चलो तो इस चैप्टर में शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से। मेरे साथ साथ लिखते रहना, जहाँ पे स्पीड छूट जाए या कुछ मिस हो जाए तो वीडियो को पॉज करके पहले लिख लेना, फिर जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको गौर से ध्यान से सुनते हैं। पॉइंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of Indian Partnership Act 1932, इसमें सेक्शन 4 को ब्लॉक बनाना है और चारों तरफ स्टार लगाने हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कॉमा, पार्टनरशिप is the relation between persons. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. सर इसका मतलब क्या है? तो मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा, अब आप ध्यान से सुन लेना। लिखा नहीं है तो वीडियो पॉज करके पहले लिख लेना, फिर प्ले करके मेरी बात सुन लेना, ठीक है जी। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 4 1 नंबर में ये पूछ लेता है MCQ के अंदर। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कानून होता है जो पार्टनरशिप्स को गवर्न करता है। भारत का पार्टनरशिप एक्ट, ये एक्ट 1932 में आया था, ये याद रखना है। तो इस कानून के तहत सेक्शन 4 में एक परिभाषा दी है पार्टनरशिप की, ये आपको एज इट इज़ रटनी, मतलब कि लर्न करनी पड़ेगी। कई बार पूछ लेता है डिफाइन पार्टनरशिप, तो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिश्ता होता है, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, कुछ लोगों के बीच, जिन्होंने ये एग्री करा है कि वो मुनाफे को शेयर करेंगे। किसके मुनाफे को? बिजनेस के। और वो बिजनेस कैरी करेंगे सभी जने या कुछ जने सबके बिहाफ पर। इस तरह की बात इस परिभाषा में दे रखी है, तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। और इसमें आप कोई भी अपनी लैंग्वेज नहीं लगा सकते क्योंकि ये कानून में दे रखी है, तो आपको इसको एज इट इज लर्न करना है। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये हो गई सबसे पहले पॉइंट नंबर 1। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप with one another individually are called dash and collectively dash. The persons who have entered into a partnership with one another individually are called dash एंड कलेक्टिवली डैश। ठीक है, अभी बुक बच्चों मत निकालना, बुक आप आज बस्ते में रख दो, बुक की आपको ज़रूरत नहीं है। चलो, तो जो लोग पार्टनरशिप में एंटर होते हैं एक दूसरे के साथ, उन्हें इंडिविजुअली अलग अलग क्या कहते हैं? तो बड़ा बड़ा लिखना है, उन्हें अलग अलग कहते हैं पार्टनर्स। ठीक है, तो जैसे मेरे सामने मुझे दिख रहे हैं 4 बच्चे बैठे हैं, इन चारों को अलग अलग बोलेंगे पार्टनर्स।
एंड कलेक्टिवली, इन चारों को मैंने रस्सी से बांध दिया एक साथ और रस्सी से बांध के छत से फेंक दिया, तो इन चारों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? अ फर्म, जिसको आप पार्टनरशिप फर्म भी बोल देते हो। तो जो लोग इंडिविजुअली अलग अलग पार्टनरशिप में एंटर हुए उन्हें बोलते हैं पार्टनर्स, और उन्हीं को कलेक्टिवली बोलते हैं फर्म। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड। अब भाई बिजनेस का कुछ नाम भी होता है ना, कि जिस नाम के अंदर हम व्यापार कर रहे होते हैं। तो द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड, एक ऐसा नाम जिसमें हम बिजनेस को कैरी करते हैं उसे बोलते हैं फर्म नेम। ठीक है, तो ये भी आप लिख लो बड़ा बड़ा। बच्चों ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको कोई ध्यान से पढ़ाता नहीं है, स्कूल तो बिल्कुल इग्नोर कर देता है, आप भी इग्नोर कर देते हो। ये सब 1 नंबर में MCQ, फिलअप्स, इन सब में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए लिखवाना बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअली क्या बोलते हैं पार्टनर्स, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं फर्म, जिस नाम में बिजनेस काम करे उसको क्या बोलते हैं फर्म नेम। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 जो है इस पे आप स्टार लगा लो, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो 3 नंबर का हमसे पूछा जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 4 ही अपने आप में एक हेडिंग ही है, एक टॉपिक ही है, इसका नाम है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स पूछ सकता है या कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, तो ये हमें पता होने चाहिए। तो इसलिए इसको पहले आप टॉपिक को ब्लॉक बना लो कि फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलो, तो इसमें एक फ्लो चार्ट सा बना लेते हैं, थोड़ा चटपटा हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5 फीचर्स लिखवाऊंगा आपको। तो 1 2 3 4 5। पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज़्यादा लोग। 2 और मोर पर्सन्स, पहले आप 5 लिख लेना, फिर सब पे चर्चा करेंगे आराम से। उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है लॉफुल बिजनेस। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। उसके बाद नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। तो ठीक है, लिख लो फटाफट, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिख लो, ताकि जब मैं बोलूं तब आप ध्यान से सुनो। ओके, चलो, तो बच्चों फीचर नंबर 1 है 2 और मोर पर्सन्स। तो पार्टनरशिप में पहला फीचर ये होता है कि 2 या उससे ज़्यादा व्यक्ति। तो पार्टनरशिप बनाने के लिए हमको कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, या उससे ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 1 करोड़ हो सकते हैं, 10 करोड़ हो सकते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए। ये देखो, उसने नालायक ने किताब खोली, उसने किताब में देखा, उसने सर खुजलाया, कह रहा सर नहीं 10 करोड़ तो नहीं हो सकते, सर नहीं, सर 1000 भी नहीं हो सकते। हा बच्चे, होशियार बच्चे। तो बच्चों जी, ऐसा नहीं है कि 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी होते रहेंगे, पता चला जी 1000 हो गए, 5000 हो गए, 10,000 हो गए ना। 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, लेकिन कुछ मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि एक
मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो वो क्या है मैक्सिमम लिमिट, कौन बच्चा बताएगा? बस अब किताब में देख लोगे सर। हाँ, आप तो हमको देख ही नहीं पाते, हम तो अभी किताब में से देख लेंगे। देखो फिर किताब में से, करो चीटिंग, मुझे क्या। करो करो चीटिंग, करो करो, कटेंगे बोर्ड्स में 1 नंबर। जिसने अभी चीटिंग करी बोर्ड्स में ध्यान रखना 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कटेगा अगर चीटिंग करोगे। बिना चीटिंग के बताना है। चलो सबका गलत, सब गलत, किसी को नहीं पता। तो मैक्सिमम लिमिट होती है पार्टनर्स की 50। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है कंपनीज ब्रैकेट में मिसलेनियस ब्रैकेट क्लोज रूल्स 2014 के अंदर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स के अंदर नियम जो आए थे उसमें पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट को सेट कर दिया था 50। हालांकि उससे 1 साल पहले था 100, बट हमें इवेंचुअली 50 को ही फॉलो करना है। और ये रूल जो है इसको याद रखना है, 1 नंबर का ये पूछ लेता है भाई कौन सा रूल है। तो कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, तो इसके तहत पार्टनर्स 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है सर। दूसरा फीचर है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो आप बचपन से आप देखते सुनते आ रहे होंगे। अभी एक स्टूडेंट है हमारा भी पढ़ रहा है जिसका नाम है अजय। तो बचपन में मुझे याद है अजय ने बताया था कि सर मम्मी कहती थी कि अच्छे नंबर लाओगे तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल दिलवाऊंगी। तो अजय भी चालाक था। अजय कहता था मम्मी एग्रीमेंट करो इस बात का, मुझे आश्वासन दो कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा तो बाइक दिलवाओगे आप। तो एग्रीमेंट ये वर्ड आपने कई बारी सुन रखा है। तो इसमें कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो पार्टनरशिप के बारे में बस आपको क्या बात का ध्यान रखना है कि भाई पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है। मतलब मैंने ऐसे बोल दिया कि आज से मैं और आप पार्टनर्स हैं बच्चों, आज से आप और मैं पार्टनर्स हैं, तो हम पार्टनर्स बन जाएंगे। ये पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हो गया, तो आज से आप और मैं पार्टनर्स, ओरल। और आपने कहा नहीं सर नहीं, ऐसे मजा नहीं आ रहा, लिख के दो। चलो तो लिख के भी दे सकते हैं। तो अगर मैं यही बात लिखित में दे दूंगा तो हम पार्टनरशिप का एग्रीमेंट तब भी मान लिया जाएगा हमारा। तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको वर्बली बोला, या रिटन भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ओरल वाले को ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ओरल नहीं हो सकता। तो बिल्कुल हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद है तीसरा फीचर। तीसरा फीचर जो है वो भाई आप, हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ, हाँ तुमसे। अभी तुमने सोचा था ना कि मैं बड़े होके मैं भी बिजनेस करूंगा, मैं ड्रग्स की स्मगलिंग स्टार्ट कर दूंगा अपने दोस्त के साथ मिलके। तो मेरे दोस्त तुम्हारे लिए तीसरा फीचर बनाया गया। हाँ, ये तीसरे फीचर का नाम है लॉफुल बिजनेस। इसमें तो कुछ लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। लॉफुल बिजनेस का मतलब है कि पार्टनरशिप की परिभाषा के तहत वही बिजनेस कवर किए जाएंगे जो लॉफुल होंगे, कानून के दायरे के अंदर होंगे। तो जो तुम सोच रहे थे ना अभी 2 मिनट पहले अपने दोस्त के साथ बिजनेस करने की, वो तुम नहीं कर पाओगे इस एक्ट के तहत। तो इस फीचर का तो नाम ही अपने आप में समझ आ गया, लॉफुल बिजनेस। उसके बाद है फीचर नंबर 4, प्रॉफिट शेयरिंग। तो इसमें आप लिख लो कि इट इज कंपल्सरी टू शेयर प्रॉफिट्स, but it is not compulsory to share loss. It is compulsory to share profits, but it is not compulsory to share loss. तो इस पॉइंट पर मैं एक बड़ी अच्छी कहानी सी सुनाता हूँ आपको, जो क्वेश्चन में भी पूछ लेती है। अगले पेज पे बताता हूँ कि इट इज कंपल्सरी टू शेयर प्रॉफिट्स बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू शेयर लॉस। मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं, मैं, आप
और आपका दोस्त। अब मैंने ये कहा कि बच्चों हम तीनों पार्टनर्स हैं, आपने भी कहा हाँ हाँ सर, हाँ हम पार्टनर्स हैं, मज़ा आ गया। तो मैंने बोला कि बच्चों जिस साल मुझे प्रॉफिट्स होंगे, मतलब हमें प्रॉफिट्स होंगे हमारी फर्म को, उस साल तो हम तीनों जने प्रॉफिट्स बांट लेंगे आपस में बराबर बराबर बराबर। मान लो हम 120 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो वो 120 करोड़ का प्रॉफिट हम तीनों रख लेंगे। आपने कहा ठीक है सर। लेकिन मैं साथ ही साथ एग्रीमेंट में मैंने ये भी लिख दिया कि अगर मान लो किसी साल लॉस हुआ तो लॉस में मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं और आप कौन हो, हमारा कोई नाता नहीं है। लॉस मैं नहीं लूंगा, लॉस होगा तो तुम दोनों आपस में बांट लेना आधा आधा। लॉस में मैं नहीं आऊंगा, लॉस तुम दोनों का। तो आप कहोगे हैं सर ये क्या कह रहे हो आप, ये हम थोड़ी ना मानेंगे ऐसी बातें। तो बच्चों आपका दिल चाहे जो मर्जी कहे कि आप मानो या ना मानो, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है। और ये एक बहुत ही चटपटा और मज़ेदार पॉइंट है कि पार्टनरशिप के अंदर एक टाइप ऑफ पार्टनर होता है जिसको बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। यानी कि एक ऐसा पार्टनर हो सकता है जो सिर्फ बोले कि मैं प्रॉफिट ही लूंगा, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, मुझे लॉस में मत बुलाना। तो ऐसा हो सकता है बच्चों, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारे फीचर्स में लैंग्वेज ऐसी दे रखी है कि प्रॉफिट को बांटना तो जरूरी होता है परंतु लॉस को बांटना जरूरी नहीं होता। तो ऐसा हो सकता है बच्चों कि कोई पार्टनर बोले कि मैं लॉस नहीं लूंगा, तो ये बिल्कुल ऐसा पार्टनर हो सकता है जो हमको बोले कि मैं लॉस का शेयर नहीं लूंगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी है और इसी को ध्यान रखना है कि प्रॉफिट का बंटवारा जरूरी है परंतु लॉस का बंटवारा जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं। ठीक है सर। उसके बाद है पांचवा और आखिरी फीचर जो हमें याद रखना है, वो है म्यूचुअल एजेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटा सा पॉइंट लिख लो आप, पहले फिर समझाता हूँ। इसमें लिख लो पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट्स। पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट्स। तो ये फीचर जो है ये हमारा निकला है डेफिनेशन से, पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट्स। तो इसमें ये जो इतना पोर्शन था डेफिनेशन का जो मैंने ब्लॉक और अंडरलाइन कर दिया, इस पूरे को अगर मैं सम अप कर दूं तो दिस कैन बी नोन एज म्यूचुअल एजेंसी। अब ये टर्म निकला कहाँ से, है क्या इसकी पूरी कहानी, वो बता देता हूँ बच्चों। एक रिलेशनशिप होता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन होता है जिसका नाम होता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन। प्रिंसिपल मतलब ऐसा समझ लो जो अपना काम किसी दूसरे को दे देता है और ये उस काम को अपने मालिक के बिहाफ पे करता है। तो ऐसे रिश्ते को बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट। तो पार्टनरशिप की क्या खूबसूरती होती है बच्चों कि मैंने एक दिन कहा कि आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, मेरा काम तुम संभाल लो। आपने कहा ठीक है सर, हम संभाल लेंगे आपका काम। तो उस दिन मैं प्रिंसिपल बन गया, आप मेरे एजेंट बन गए। अगले दिन क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपने कहा मैं नहीं आऊँगा आज ऑफिस, मेरे मित्र तुम मेरा काम संभाल लेना। उसने कहा ठीक है। तो अगले दिन आप प्रिंसिपल बन गए, आपका मित्र बन गया आपका एजेंट। उसके बाद अगले दिन मित्र कह रहा है मेरी तबीयत खराब है आज मैं नहीं आऊँगा, मेरा काम सर आप संभाल लेना। मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन मित्र बन गया प्रिंसिपल, मैं बन गया उसका एजेंट। तो पार्टनरशिप की बच्चों एक खूबसूरती होती है कि हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी बन सकता है और एक दूसरे का एजेंट भी बन सकता है। तो इस खूबसूरती को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो बहुत ही प्यारा फीचर होता है पार्टनरशिप का, इसका नाम है म्यूचुअल एजेंसी। तो इसमें पार्टनर्स प्रिंसिपल भी होते हैं एज वेल एज एजेंट्स भी होते हैं। हाँ, अब मैं आ गया हूं। चलो फटाफट, सबसे पहले फटाफट रजिस्टर बंद करो। अभी जो लिखवाया था सर ने, फटाफट रजिस्टर बंद करो। अरे तुम भी बंद करो। ये देखो ये नालायक बंद नहीं कर रहा। मेरे भाई करो, माता तुम भी करो। हाँ रजिस्टर बंद करो। कर दिया रजिस्टर बंद। चलो फटाफट से क्विकली रिवीजन करना है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दे रखी है? सेक्शन 4। कहां पर? ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
32, राइट। इसके बाद 3 फीचर्स सुनाओ जल्दी से फटाफट। क्या लिखवाए? अभी लिखवाए सर ने। 3 फीचर्स बताओ। 2 और मोर पर्सन्स, मैक्सिमम कितनी लिमिट लिखवाई? 50। और ये 50 की लिमिट कहां दे रखी है? बोलो बिना देखे, रजिस्टर बंद करना लायक, बिना देखे। मैक्सिमम 50 की लिमिट कहां लिखवाई है? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। दूसरा, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। तीसरा, कैसा बिजनेस करना है? स्मगलिंग करनी है? नहीं, लॉफुल बिजनेस। चौथा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। क्या लॉस का बांटना जरूरी है? नहीं। मैं कैसा पार्टनर हूं? अभी समझाया था सर ने, मैं कैसा पार्टनर हूं? पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। मैं सिर्फ प्रॉफिट लूंगा, लॉस नहीं लूंगा। उसके बाद 5वां सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या बताया था? मैं कौन हूं? प्रिंसिपल। और कभी कभी मैं ही कौन बन जाऊंगा? एजेंट। किसी दिन आप कौन बनोगे? प्रिंसिपल। किसी दिन आप ही क्या बन जाओगे? एजेंट। यानी कि हमारे बीच कैसा रिलेशन है? म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, 5 फीचर्स हो गए रिवाइज। बीच बीच में आता रहूंगा, पढ़ते रहना, रजिस्टर बंद करवा के रिवाइज करवाऊंगा। तो कर लिया पराग सर के साथ रिवीजन, यहाँ तक हो गई बातें खत्म। बेटा देख रहे हैं पराग सर, सब देख रहे हैं तुम्हें क्या कर रहे हो। चलो ठीक है सर। तो 1 2 3 4 हो भी गया, रिवाइज भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिख चुके, 4 पॉइंट लिख चुके। 1 2 3 4 के अंदर फीचर 5। तो पॉइंट नंबर 5 का नाम है राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के राइट्स, पार्टनर के अधिकार। तो भाई मोनू, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे क्या अधिकार हैं? भाई तुम, मैं और हम सब बच्चे, जितने भी बच्चे हैं हमारे आरकेजी के, हम सब पार्टनर्स हैं, ये तो बात तय हो गई। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे क्या अधिकार हैं? बताओ अजय। तो आपके पास मैं आपको लिखवाऊंगा ABCDE, 5 राइट्स लिखवाऊंगा आपको। तो आपके पास 5 राइट्स हैं। तो पहले लिख लेते हैं, फिर समझाता हूं। पहला राइट क्या है? A, right to be consulted about affairs of the business. Right to be consulted about affairs of the business. B, right to inspect books of account. C, right to participate in management. D, right to share profit or loss with others. E, right not to allow admission of न्यू पार्टनर। तो वीडियो पॉज करके यहाँ पे पूरा लिख लो पहले, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है सर, लिख लिया। तो बच्चों, आपके क्या अधिकार हैं? आपका अधिकार ये है मोनू कि बिजनेस के कामकाज के अंदर आपसे पूछा जाएगा, राइट टू बी कंसल्टेड, आपका राय मशवरा लिया जाएगा। आपका अधिकार है मोनू कि आप चाहो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हो। आपने कहा सर एक बार जरा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस दिखाना, जो आप प्रिपेयर करते हो सही बनाए भी हैं या नहीं। तो आपका अधिकार है मोनू कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सीमा, तुम्हारा अधिकार क्या है? तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट।
मतलब बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट होगा, बिजनेस में जो भी काम किए जाएंगे, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगी। उसके बाद गोपाल, तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम मुनाफे या लॉस जो भी है उसको बांटोगे, उसमें तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दिया जाएगा, ये तुम्हारा अधिकार है, राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर्स। उसके बाद सबसे बड़ा अधिकार, चलो इसकी पहले कहानी सुना देता हूँ। बच्चों, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर थे 40 पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स थे? 40 टोटल, 1 2 ऐसे बहुत सारे। बाहर एक व्यक्ति खड़ा था, मान लेते हैं इसका नाम था सल्लू। अब ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है 40 लोगों की, हम 40 पार्टनर्स हैं। सल्लू ने कहा, बेटा मोनू, मैं भी आ जाऊं क्या तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म में? मैं तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेना चाहता हूं, यानी कि मैं भी तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करना चाहता हूं। तो यहाँ पर वोटिंग हुई कि भाई कितने जने सल्लू को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो सबने 39 लोगों ने कहा हाँ भाई हाँ, यस, सल्लू आज से हमारा पार्टनर बन जाएगा। लेकिन सिर्फ एक बच्चा गोपाल, उसने मना कर दिया, ना, सल्लू हमारा पार्टनर नहीं बनेगा। तो 40 लोगों की पार्टनरशिप फर्म थी और उन 40 लोगों के बीच में जब वोटिंग हुई तो 39 ने कहा हाँ सल्लू को पार्टनर बना लो, एक ने मना कर दिया कि नहीं बनेगा। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सल्लू पार्टनर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बच्चों, इसमें मन की भावनाएं तो आंसर दे देती हैं यस, कि भाई हाँ, क्योंकि 40 में से 39 लोग कह रहे हैं हाँ हाँ, तो भाई एक की कौन सुनेगा? मेजॉरिटी इधर कितनी तगड़ी मेजॉरिटी है। तो मन की भावनाएं कह रही होती हैं आंसर यस, पर बोर्ड्स में एग्जामिनर आपको काट के यहाँ पे नंबर दे रहा होता है 0। अब ये पॉइंट पढ़े, राइट, अधिकार, नॉट टू अलाउ एडमिशन। ओ माय गॉड, यानी कि आपका अधिकार है कि आप किसी नए पार्टनर को एडमिशन से रोक सकते हो, नॉट टू अलाउ, उसको अलाउ मत करो। तो एक पार्टनर भी अगर मना कर दे तो फिर ये पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। ये इस पॉइंट की खूबसूरती है। यानी कि दूसरे अक्षरों में कहूँ, आप भी बादल बना के यहाँ पे लिख लेना कि ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर्स। यानी कि एक पार्टनर जो है वो सिर्फ तभी पार्टनर बन सकता है जब बाकी सब जने अपना कंसेंट दें, बाकी सब जने मान जाएं कि हाँ ठीक है। तो अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर्स। तो जब सभी बाकी जने पार्टनर्स भी एडमिट करने के लिए राजी होंगे तभी सल्लू भाई पार्टनर बन पाएंगे। यानी कि 40 में से 40 लोगों का एग्री होना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट रजिस्टर, और कॉन्सेप्ट रजिस्टर के अंदर ही एक नेक्स्ट और एक न्यू हेडिंग डालनी है छोटी सी। इस हेडिंग का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम कुछ बेसिक बातें करेंगे, इन बातों का हमारा इस्तेमाल होगा जब हम चैप्टर को आगे लेके जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो ये बातें हमारी हेल्प करेंगी। चलो ठीक है सर, तो फटाफट से सब बच्चों ने रजिस्टर निकाल लिया है और जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं बस अपनी बातों को। तो मान लेते हैं ये एक पार्टनर है ए और ये है हमारी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अलग अलग पार्टनर्स हैं ए बी सी डी और ये है पार्टनरशिप फर्म। इन सबको मिला के जो कलेक्टिवली हमने पढ़ा था ना कि कलेक्टिवली इनको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो बच्चों, अकाउंटिंग जो होती है उसके दृष्टिकोण में ये एक अलग एंटिटी है और फर्म एक अलग एंटिटी होती है। ठीक है ना, आपने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट बिजनेस एंटिटी, जिसमें ये बोला जाता था ओनर और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटीज़ होते हैं। तो बिल्कुल वही बात हमें यहाँ पे भी माननी है कि पार्टनर जो है वो अलग है और फर्म जो है अलग है। ठीक है ना, और हमें क्या एक बात को ध्यान रखना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे, वो मैं फिर से लिखवा देता हूँ, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं इज़ डन, वो हमेशा करते हैं
फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि बिजनेस के नज़रिए से हमेशा अकाउंटिंग करनी होती है। हमें पार्टनर का नज़रिया नहीं चाहिए, हमें किसका नज़रिया देखना है, फर्म का। ठीक है ना। तो एक छोटी सी कहानी पहले आपको मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो इमेजिन करते हैं बच्चों कि एक पार्टनर जो होता है वो सबसे पहले बिजनेस को कैपिटल देता है। ये हमने पढ़ा था ना 11th में, वो कैपिटल देता है। तो ए पार्टनर बिजनेस को कैपिटल देता है। तो वो पार्टनर बिजनेस से कहता है कि बिजनेस मैंने तुम्हें कैपिटल दी, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो बिजनेस उसको कहता है मैं ऐसा करता हूँ, तुमने जो मुझे कैपिटल दी मैं उस कैपिटल पर बदले में तुम्हें ना इंटरेस्ट दे दूंगा। तो पार्टनर कहता है ठीक है। तो एक टर्म है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस पे मैंने 1 मार्क कर लिया, जो आगे हम समझेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये होता है कि पार्टनर ने बिजनेस को कैपिटल दी और बदले में बिजनेस ने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया। तो अब आप बस ये सोचो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक टर्म है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस की तरह है या एक रेवेन्यू की तरह है। मतलब क्या है, ऐसा सोचना है आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि बिजनेस के नज़रिए से आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, ये पे कर रहा है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसको हम अभी आगे जब पढ़ेंगे, कुछ अपनी बात करेंगे तो याद रहेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट, कई बार उल्टा होता है, कई बार पार्टनर बिजनेस में से पैसे निकाल लेता है, या जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। कई बार पार्टनर बिजनेस में से पैसे निकाल लेता है, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो बिजनेस कहता है तुमने पैसे लिए, बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो पार्टनर फर्म को कहता है मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें इस ड्राइंग पर बदले में इसका इंटरेस्ट दे दूंगा, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फिर से मैं अगर आपसे पूछूं कि बिजनेस के नज़रिए से, फर्म के नज़रिए से, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक एक्सपेंस है या रेवेन्यू है, तो आप क्या सोचेंगे कॉन्सेप्चुअली। बिल्कुल सही, कई बच्चों ने सोच लिया। तो बिजनेस के नज़रिए से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, रेवेन्यू, क्योंकि ये इसको मिला। हमें सिर्फ हमेशा किसका पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, बिजनेस का, फर्म का। फिर इसके बाद कई बार क्या होता है कि ये पार्टनर कहता है कि भाई ये दोनों तो बहुत कम काम करते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सारा काम दिन भर मैं करता रहता हूँ, पसीने निकल गए इसके। तो ये फर्म से कहता है बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो कई बार फर्म या बिजनेस अपने किसी पार्टनर को कुछ सैलरी दे देती है, या जिसको आप रेम्यूनरेशन भी कह सकते हो, दे देती है उसकी मेहनत को देखते हुए। तो अगर मैं फिर से आपसे पूछूं कि बिज़नेस के नज़रिए से ये जो पार्टनर को सैलरी दी है या रेम्यूनरेशन दिया है, या कई बार तो पार्टनर को कमीशन भी मिल जाता है, वो कुछ अच्छा काम करता है तो पार्टनर को कमीशन भी दे दिया जाता है। तो बिज़नेस के नज़रिए से ये जो चीज़ें दी गई हैं, ये क्या है, रेवेन्यू या एक्सपेंस। बिल्कुल सही, एक्सपेंस। तो इसमें रटना नहीं है, कई बच्चे रटते हैं, आपको रटना नहीं है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। इसी तरह ये डी पार्टनर, कई बार ऐसा होता है कि बिज़नेस मुसीबत में होता है और डी पार्टनर कहता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको लोन दे देता हूँ, या जिसको हम एडवांस भी बोल देते हैं। तो बिज़नेस जो है वो पार्टनर से कुछ लोन ले लेता है या एडवांस ले लेता है। तो पार्टनर पूछता है बिज़नेस से कि बदले में तुम इसके मुझे क्या पे करोगे। तो बिज़नेस कहता है मैं ऐसा करता हूँ, इस लोन के बदले में मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे दूँगा, यानी जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो फिर से अगर मैं आपसे पूछूं कि बिज़नेस के नज़रिए से ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो उसने पार्टनर को दिया वो क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बोलो जी तेज़ तेज़, क्या बोलोगे। सही, तो बिज़नेस के नज़रिए से वो एक्सपेंस है क्योंकि उसने वो पे करा। तो बहुत ही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, जिसको हम आगे यूज़ करेंगे अपनी अकाउंटिंग के अंदर। ये कुछ टर्म्स आएंगी इस पूरे चैप्टर के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा बहुत ज़्यादा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा बहुत ज़्यादा, सैलरी या कमीशन आएगा पार्टनर को, या इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। तो पहले इनका नेचर समझना बहुत ज़रूरी था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको कॉन्सेप्चुअली इनका नेचर तो समझ आ गया होगा, राइट। ठीक है, बढ़े आगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इस बात को अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में नोट कर लेना।
फिर इसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड का। तो पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ आपको छोटा सा समझना है। पार्टनरशिप डीड बच्चों अगर आपको याद हो, हमने एक फीचर पढ़ा था, एग्रीमेंट पार्टनरशिप का फीचर पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, और उसमें ये लिखा था कि दिस पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। तो बस बेसिकली क्या होता है, जो रिटन एग्रीमेंट होता है, रिटन मतलब कि जो लिखित है, जो हमने किसी कागज़ पर या कहीं पर लिख दिया, एक रिटन एग्रीमेंट जो होता है, उस रिटन एग्रीमेंट को जब पार्टनर्स साइन करते हैं, ए ने साइन करा, बी ने साइन करा, सी ने साइन करा, पार्टनर्स साइन करते हैं, और ये एक प्रॉपर एक स्टैम्प पेपर होता है। ऐसा नहीं कि रजिस्टर के पीछे से पन्ना फाड़ लिया, ये प्रॉपर एक स्टैम्प पेपर होता है जिसके अंदर फिर रजिस्ट्रार भी अपना एक ठप्पा लगाता है। तो जब इस प्रॉपर स्टैम्प पेपर पर पार्टनर्स अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख लेते हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस वाले इस कागज़ को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, या फिर इसको प्यार से दूसरे नाम से बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर बच्चों बहुत सारी बातें लिखी गई होती हैं, इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई होती हैं। इसके अंदर मतलब आपको बस सुन लेना, लिखने की आवश्यकता नहीं है अभी फ़िलहाल। इसमें नेम लिखा जाता है पार्टनर्स का, इसमें उनका एड्रेस लिखा जाता है कि कौन कहाँ रहता है, इसमें बिज़नेस का नाम लिखा जाता है कि बिज़नेस किस नाम के अंदर चलता है, इसमें बिज़नेस का एड्रेस लिखा जाता है कि बिज़नेस में कहाँ पर काम होता है, इसमें इंटरेस्ट के रेट्स लिखे होते हैं कि भाई अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा तो कितने % मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रेट भी लिखे होते हैं कि पार्टनर को अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, इसमें सैलरी का रेट लिखा होता है कि कितनी सैलरी मिलेगी पार्टनर को। मतलब इसमें n नंबर ऑफ चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो इस पूरे कागज़ के टुकड़े को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो ये बेसिक चीज़ थी, ये बस आप सुन लेना। ये आपको जब हम थ्योरी की बुकलेट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें सारी बातें आपके पास ऑलरेडी होंगी। अब जो मोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि कई बार पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें नहीं लिखी होती। मतलब उसमें हो सकता है पार्टनर्स का नाम तो है, उनका घर का पता तो है, पर कुछ बातों के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, मतलब उसमें कुछ नहीं दे रखा। तो क्या किया जाएगा? तो हमें 5 बातों को ही एग्ज़ाम के लिए या वैसे याद रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये साइलेंट है और ये कुछ बातों के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे। तो ये आप मेरे साथ साथ नोट करना है। तो बच्चों 5 बातें बिल्कुल इसमें हमें याद रखनी है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो क्या होगा। तो पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने अभी थोड़ी देर पहले टर्म पढ़ा, ये दिखा देता हूँ, ये वाला। अगर इसके बारे में साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल दिया जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा अगर डीड में नहीं दे रखा है तो। सेकंड प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा कि कितना % लिया जाएगा, तो पार्टनर से लिया जाएगा 0%, कुछ भी नहीं लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन का, यानी ये वाला कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है तो पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% पर एनम, ध्यान रखना है ये। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं लिख रखा है यहाँ डीड में, भाई या तो यहाँ पे लिख लो डीड के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन लोन 10% देंगे पार्टनर्स को, या 20% देंगे, या 40% देंगे, जो मर्जी लिख लो। अगर ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये भूल गए लिखना, तो अपने आप जब दिया जाएगा तो 6% दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये इसमें खासियत है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिख रखा तो हम देंगे 6% पर एनम। इसी तरह पार्टनर्स की अगर रेम्यूनरेशन
या कमीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा कि पार्टनर को कितना रेम्यूनरेशन या कमीशन मिलेगा, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो फिर उन्हें मिलेगा निल, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन और कमीशन के बारे में कुछ नहीं दिया तो फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और पांचवा है मुनाफे का बंटवारा यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आमतौर पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे लिखा होता है कि तीनों पार्टनर्स जो हैं वो 3:2:1 में प्रॉफिट्स को बांटेंगे या वो इक्वली बांटेंगे, कुछ भी लिखा होता है। लेकिन अगर मान लो डीड में, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो फिर प्रॉफिट का बंटवारा किया जाएगा इक्वल यानी कि बराबर। तो ये 5 बातें आप अच्छे से नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके यहाँ पे, कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये बातें नहीं हैं, ये प्रोविजंस नहीं हैं, तो फिर पार्टनर्स को इन 5 बातों का नियम अपने आप फॉलो करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% अपने आप मिल जाएगा, कोई सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी और प्रॉफिट का बंटवारा जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ तक आपने नोट कर लिया। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट था, देन पार्टनरशिप डीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पिक्चर को बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है सब बच्चों को, जो बच्चे रटने वाले हैं खासकर, उन्हें इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में पिक्चर बैठा लेना कि फर्म के लिए ये खर्चा है, फर्म के लिए ये रेवेन्यू है, फर्म के लिए ये भी एक्सपेंस है और फर्म के लिए ये भी एक्सपेंस है। तो अब जो मैं नेक्स्ट पेज पर आपको बनवाऊंगा वो आप एक नए पेज पर बनाएंगे, रजिस्टर के फ्रेश पेज पर बनाएंगे मेरे साथ साथ। तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। पहला स्ट्रक्चर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले स्ट्रक्चर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं पहले समझा दूंगा बच्चों, आप फिर वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से इसको बना लेना और दोबारा से मेरी एक्सप्लेनेशन कम से कम इसमें 3 बारी दोबारा से सुनना, क्योंकि ये क्लियर होगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो देखो बच्चों, जब आप 11th क्लास में थे तो ऑलरेडी आपने P&L अकाउंट बना रखे हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कैसे बनाते थे आप। जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता था तो आप P&L अकाउंट में यहाँ लिखते थे, और अगर ग्रॉस लॉस होता था तो आप P&L अकाउंट में यहाँ लिखते थे। उसके बाद P&L अकाउंट जो बनाए जाते थे उनका एक नियम होता था जिसको हम बोलते थे नॉमिनल। नॉमिनल रूल का मतलब ये था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, है ना, ये होता था। तो इसी को फॉलो करके हम P&L अकाउंट बनाया करते थे बचपन में। क्रेडिट साइड पे जो भी फ़ायदे होते थे वो लिखते थे, और डेबिट साइड पे अगर आपको याद हो तो आप बहुत सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, सैलरी या रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, बैड डेट्स, डेप्रीसिएशन, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो पार्टनरशिप में भी ऐसे ही बनता है। प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट तो इधर, ग्रॉस लॉस है तो इधर, इधर सारे इनकम आ गए और इधर सारे खर्चे आ गए। अब फिर अगर आपको याद हो कि यहाँ पे सारे खर्चे लिखते 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 मान लो हमने बहुत सारे कुछ खर्चे लिख लिए, फिर आप टोटल करते थे इस अकाउंट का, और टोटल करके जो भी साइड टोटल बड़ा होता था, मान लो जनरली ये बड़ा होता था, तो आपका इधर एक बैलेंसिंग फिगर बच जाता था जिसको आप बोलते थे टू नेट प्रॉफिट। मान लेते हैं ये बैलेंस बचा। हाँ, कई बार ऐसा भी होता था इधर नेट बच जाता था बैलेंस, तो उसको आप लिख देते थे बाय नेट लॉस। तो आमतौर पर हमारा जो बैलेंस बचता था वो नेट प्रॉफिट बचता था, लेकिन कभी कभी नेट लॉस भी बचता था। खैर जो भी बचे हमें क्या सोचना। तो हम बचपन में जो P&L अकाउंट बनाते थे, ये पहले वो कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हमें आता है। अच्छा, अब बचपन में ये नेट प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड कर देते थे और ये नेट लॉस कैपिटल में से डिडक्ट करते थे। अगर आपको याद हो क्लास 11 तो यही करते थे। लेकिन अब हम पार्टनरशिप के अंदर इस नेट प्रॉफिट को, मैं नेट प्रॉफिट से शुरुआत कर रहा हूँ, इस नेट प्रॉफिट को हम कहीं और लेकर आ जाते हैं, और इस एक नए अकाउंट का नाम है P&L, बड़ा बड़ा लिखना आप बाद में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है बच्चों, ये आ जाता है यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट। तो इसको हम कैपिटल में अब नहीं जोड़ेंगे। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है, ये कहाँ आ जाता है, ट्रांसफ़र होके एक नए अकाउंट में आ जाता है। इस नए अकाउंट का नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, जो हम 12th क्लास में पार्टनरशिप में सीख रहे हैं। फंडा इसका सेम होता है बच्चों। इनकम एंड गेंस जो होंगे वो क्रेडिट में लिखेंगे, खर्चा और नुकसान जो होगा वो डेबिट में ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा कुछ बातें, आप ध्यान से सुनना। तो देखो बच्चों, अब मैं आता हूँ इस कॉन्सेप्ट पर जो हमने पहले सीखा। पहला पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये फर्म के लिए क्या लिखा है, एक्सपेंस। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है, खर्चा करती है, वो खर्चा इधर आएगा कि इधर आएगा, सोचो पहले, 2 सेकंड में दे रहा हूँ। खर्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, सही। तो कोई भी खर्चा होगा वो डेबिट में ही आएगा। तो फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आपका मन है लिखना हो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो खर्चा हो गया, तो डेबिट में आ गया। अगला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नंबर 2 में मैंने लिखा है रेवेन्यू। ये फर्म को मिला, मतलब कि फर्म ने पार्टनर से ये लिया, तो फर्म कहाँ लिखेगा इसको, ये इनकम है तो कहाँ लिखेगा, बिल्कुल सही, क्रेडिट साइड पर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये फर्म ने पार्टनर से लिया, इनकम हो गई। सिंपल, रटना तो कुछ है ही नहीं, सोचना है इसमें, है ही क्या रटने वाली बात। पॉइंट नंबर 3, फर्म ने पार्टनर को सैलरी दी, रेम्यूनरेशन दिया, कमीशन दिया, तो फर्म के लिए क्या है ये, एक्सपेंस। तो किधर लिखना है, डेबिट में, सिंपल। तो टू रेम्यूनरेशन या ऑब्लिक करके सैलरी या ऑब्लिक करके कमीशन टू पार्टनर्स, तो सिंपल। तो उसने पार्टनर्स को सैलरी दी, कमीशन दिया, सिंपल। खर्चा ये भी लिख देता हूँ, चलो, दिया। तो फर्म ने पार्टनर्स को ये दिया। उसके बाद है फर्म ने इंटरेस्ट ऑन लोन, पॉइंट नंबर 4, ये भी पार्टनर्स को दिया, एक्सपेंस। तो दिया तो किधर लिखना है, क्रेडिट या डेबिट, डेबिट। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये भी पार्टनर्स को दिया। पहले इतना बेसिक समझ आ रहा है। तो भाई 12th क्लास में हम जो एक नया अकाउंट बना रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें लिया मतलब प्रॉफिट है तो इधर आ गया, खर्चे हैं फर्म के तो इधर आ गए। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पार्टनर को सैलरी दिया, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया। इसके अलावा कई बार फर्म क्या करती है, वो कुछ पैसे पार्टनर को देने की बजाय प्रॉफिट में से कुछ पैसे अलग से निकाल के एक रिजर्व में रख लेती है। इसको रिजर्व मान लो, ये मटका है। वो क्या करती है, फर्म पार्टनर को नहीं देती लेकिन इस मटके को दे देती है। इस मटके का नाम मान लेते हैं रिजर्व है। तो फर्म के लिए रिजर्व में जो पैसा डाला, ये भी अगर आप ध्यान से सोचो कि ये पैसा आ रहा है फर्म के पास या जा रहा है फर्म के पास। तो फर्म के लिए जो रिजर्व में पैसे डाले जाते हैं वो भी एक तरह से ये नुकसान ही हो रहा है या एक तरह से पैसे जा रहे हैं। तो कभी कभी हम यहाँ पर ट्रांसफ़र टू रिजर्व नामक चीज़ भी देखेंगे अपने सवालों में। तो इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ढांचा बन जाता है। बहुत ही सिंपल है। इधर हमने प्रॉफिट लिख लिया, इधर हमने जो फर्म के खर्चे वर्चे हुए वो लिख लिए, और बस फिर इसमें भी एक बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी टोटल करके, या तो इधर बचेगी या इधर बचेगी। तो पहले इतनी कहानी क्लियर हो गई। चलो अब इसमें थोड़ा सा 12th का तड़का लगाते हैं। अभी तक तो बातें सिंपल सिंपल लग रही थी ना, तो मज़ा आ रहा था, हाँ। तो बच्चों जी अब ध्यान से सुनना है आपको मेरी बातों को।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बचपन में बनाते थे उसमें जितनी भी चीज़ें आप डेबिट में लिखते थे, मतलब नेट प्रॉफिट को छोड़कर ये जो खर्चे वगैरह आप लिखते थे, इन्हें बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इन्हें बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। यानी कि ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें पे करनी ही पड़ती हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मीनिंग ये होता है, मैं यहाँ पे छोटा सा मीनिंग लिख लेता हूँ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मीनिंग ये होता है कि फर्म हैज़ टू पे इवन इन केस ऑफ लॉस। मतलब ये फर्म को पे करनी ही पड़ेंगी चाहे लॉस भी क्यों ना हो जाए। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और जो चीज़ें हम इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिख रहे होते हैं, इन्हें बोला जाता है, इन्हें चार्ज नहीं बोला जाता, इन्हें बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये दो टर्म्स का अंतर आपको समझना पड़ेगा कि इन प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज़ों को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लेकिन इन चीज़ों को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है सर, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो हम पढ़ लेंगे, रट लिया आपको। तो इन चीज़ों को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो बचपन में हम लिखा करते थे P&L में वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते थे, और अब हम 12th में जो लिखेंगे ये बोलेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब क्योंकि कुछ आइटम्स का नेचर ऐसा है, तो हमें एक आइटम का ध्यान रखना है बच्चों कि जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन हम पार्टनर को देते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया जाता है पार्टनर को, ये एक एप्रोप्रिएशन नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को दिया जाता है, इसे एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर माना जाता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो एक आइटम है, उसको मैंने डेलिबरेटली यहाँ पहले लिखवाया था, और अब ब्लॉग बना के आप भी काटोगे, और इसी आइटम का आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो एप्रोप्रिएशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो क्या माना जाता है 12th में? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बात को याद रखना है, ठीक है? तो एक बार देखो, मैं रुक रहा हूँ फिलहाल ताकि इतनी समरी समझ आ जाए। P&L अकाउंट बनाते थे बचपन में, नया अकाउंट बनाया P&L एप्रो। इधर लिखे फ़ायदे, इधर लिखे खर्चे जो लिख लिए बहुत सारे, उनमें से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन को ध्यान रखना है कि ये एप्रोप्रिएशन नहीं होता। इसे CBSE में या 12th में या वैसे भी क्या मानते हैं? इसे मानते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस बात को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो माना जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके अलावा क्लास 12th में हमारे कोर्स के अंदर दो चीज़ें और ऐसी हैं जो हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही माननी पड़ती हैं, या जिनको हमें 12th में याद रखना पड़ता है। वो मैं दोनों यहाँ लिख रहा हूँ। एक होता है मैनेजर कमीशन, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और एक होता है रेंट पेड टू पार्टनर। अगर हमने कोई पार्टनर को रेंट पे करा मान लो, तो उसको भी हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानते हैं। तो आप अपने 12th क्लास की स्टडी के पर्पज़ से इन तीन बातों को बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना। ये एग्ज़ाम में आ जाती हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए बच्चों को। तो ये तीन बातें जो होती हैं, ये होती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, यानी कि ये नेट प्रॉफिट निकलने से पहले ये P&L के खर्चे में जाने वाले आइटम्स होते हैं। तो इन्हें पहले डील करना पड़ेगा। इनको डील करने के बाद ही P&L एप्रोप्रिएशन बन पाएगा या बनाया जा पाएगा। हाँ, बाकी ये जो आइटम्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ये सब जो हैं ये हमारे साधारण एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, पहले इतनी बात क्लियर। तो बस कितना सिंपल हो गया। 11th क्लास का थोड़ा सा, 12th क्लास का नया। तो इधर लिख लिया इनकम, इधर लिख लिया खर्चे। अब बैलेंस इधर बचा, तो इस बैलेंस को आप क्या बोल दोगे? टू। इसको आप बोल देते हो प्रॉफिट। ये ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में, वो हम बाद की क्लासों में सीखेंगे। तो इधर जो बैलेंस बचा ये हमारा आ जाएगा फाइनली प्रॉफिट।
और अगर इधर बैलेंस बचा तो हम क्या लिखेंगे, बाय लॉस। तो पहले आप इतना नोट कर लो और देख लो कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अगर परेशानी है वीडियो को पॉज करके कम से कम 3 बार, मैंने कहा है इसको आपको कम से कम 3 बार अच्छे से सुनना पड़ेगा, तब आपको समझ आ जाएगा। चलो तो बस एक लास्ट ट्विस्ट छोटा सा आपके साथ कर लेते हैं बच्चों। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इधर बैलेंस बचा तो प्रॉफिट है और इधर बैलेंस बचा तो लॉस होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि P&L अप्रोप्रिएशन में अगर कभी लॉस बच रहा होगा तो आप लॉस को एज ए बैलेंसिंग फिगर नहीं लिख सकते। तो इसको बिल्कुल बड़ा बड़ा काट के बादल के अंदर और लिखना है नेवर। तो इधर अगर बैलेंस बचेगा कभी भी तो आप इसको लॉस नहीं लिखोगे, तो क्या लिखोगे वो मैं बाद में सिखाऊंगा अगले कॉन्सेप्ट में। लेकिन अभी फ़िलहाल ये समझ लो कि इधर बैलेंस बचा तो इसको हम लॉस नहीं लिखेंगे और इधर बैलेंस बचा तो हमारा एज यूजुअल बच जाएगा प्रॉफिट। तो बच्चों ये थी पूरी कहानी आज की, जिसमें हमें ये सीखना था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और कैसे हम P&L अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो इसको आप तब तक नोट कर लो अपने रजिस्टर में, वीडियो को पॉज कर करके अपने अनुसार, और सारी चीज़ों को अच्छे से अपने रजिस्टर में मार्क कर लो। तब तक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये होमवर्क आपको अपने रजिस्टर में, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में खुद से करना है प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट and appropriation of profit. Question 2, distinguish between P&L account and P&L appropriation account. Question 3, what are the benefits and limitation ऑफ LLP। तो 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, बाकी पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट